नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके लिए, आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे 100 मोस्ट टाइम क्वेश्चन CDB के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको वन लाइनर, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम दे पाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है, कि बच्चे में भाषा का विकास का जो क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बालक के भाषाई विकास के क्रम की बात करें तो बालक यहाँ पर पहले रोना, या जिसे हम रुदन या क्रदन भी कहते हैं, और फिर बालक बबलाना, फिर हाव भाव आदि जो क्रम होते हैं उसके भाषाई विकास में देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है बालक किस उम्र में वाक्यों के द्वारा अपनी बात कह पाते हैं। तो बात करें यदि हम बालक के उम्र की, तो 5 वर्ष की आयु में लगभग बालक जो है वाक्य के रूप में अपनी बात को कह पाते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष इसके लिए उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, तो यहाँ पर देखिए स्वर व्यंजन के रूप में भी प्रश्न हो सकता है या किसी शब्द के रूप में भी हो सकता है। तो बालक जो है व्यंजन के रूप में सबसे पहले वह बोलता है और वह पहले शब्द माँ शब्द बोलता है। तो यहाँ पर व्यंजन होगा माँ शब्द और शब्द के रूप में माँ। बालक सबसे पहले किसकी भाषा पहचानता है। तो बालक सबसे पहले जो भाषा पहचानता है निश्चित रूप से वो अपनी माँ की आवाज़ को ही पहचानता है, वही उसकी भाषा होती है और उसी को हम मातृभाषा भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है वह कौन सी विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। तो उस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि, जहाँ पर पहले उदाहरण बाद में नियम की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है वह कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण। तो वो विधि हो जाएगी यहाँ पर निगमन विधि। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। देखो सुनो समझो ये प्रदर्शन विधि के ऊपर आधारित होगा। और इसी प्रकार का एक और प्रश्न आता है देखो सुनो और बोलो, ये किस विधि पर आधारित है। तो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित होगा। देखो सुनो और बोलो। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है आगमन विधि के अंतर्गत। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने के पर कौन सी विधि काम करती है। करके सीखने पर जो विधि काम करती है वो विधि होती है प्रयोगशाला विधि, जो कि करके सीखने पर काम करती है। इसी के साथ में आगे देखें अगला प्रश्न आता है किंडरगार्टन विधि। LKG UKG जो जानी जाती है, जो कि के जनक कौन है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। तो फ्रोबेल जो है ये इस विधि के जनक है। और ये विधि जो होती है खेल विधि है, जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है। खेल एवं करके सीखने पर आधारित विधि होती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से कर सकता है। तो निश्चित रूप से एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, वो एक आदर्श रूप में बर्ताव करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए। शिक्षा का बर्ताव नहीं, यहाँ पर शिक्षक का बर्ताव है। तो देखिए शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षक का रवैया किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक शिक्षक का बर्ताव जो होना चाहिए वो एक आदर्शवादी रूप में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसकी अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो सक्रिय सदस्य बनते हैं ये किशोर अवस्था में सक्रिय सदस्य के रूप में बनते हैं। आगे देखें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है, सहायता करता है। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर माना जाता है, क्योंकि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए आगे देखें खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाएगा, ये कहा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को, और यही खिलौनों की आयु या अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न आता है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह कौन सा है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह होता है इदम। इदम, अहम और पर अहम, ये 3 स्थितियां होती है। आगे देखें छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र की
आवश्यकता को ध्यान में रखना, यही छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय होता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेलों की क्रियाओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना। ये शिक्षा की खेल विधि का मतलब होता है। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। और इसी प्रकार से आगे बात करते हैं डाल्टन पद्धति के जनक की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, ये डाल्टन पद्धति के जनक हैं। आगे देखिए, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है। ये कथन देने वाले कौन है। तो ये कथन देने वाले यहाँ पर हैं जीन पियाजे, और इनका ये कथन है। इसी के साथ में आगे बात करते हैं कि इस विद्वान ने बच्चों की अंतर्क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने बच्चों की अंतर्क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग जो है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे देखें, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। तो यहाँ पर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगेगा। आगे देखें, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो देखिए, पियाजे ने बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा है आत्मसातकरण या सात्मीकरण। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो देखिए, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध जो है उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होगा। तो ये होगा उसके किशोर अवस्था से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो ये सिद्धांत देने वाले जो थे वो जीन पियाजे थे, जिन्होंने बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया है। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी होती है। तो पूर्व नैतिक अवस्था की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि मानी जाती है। बुद्धि का पदानुक्रत संरचना का सिद्धांत जो है ये किसने दिया। तो ये सिद्धांत देने वाले फिलिप बर्नन है, जिन्होंने बुद्धि का पदानुक्रत संरचना का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत है बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत। तो बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत देने वाले जो है जेबी गिलफोर्ड है, इन्होंने बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत दिया है। और वर्तमान में विद्यालय में जाने की उम्र जो है बच्चों की कितनी होती है। तो हम देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो विद्यालय में बच्चे भेजे जाते हैं तो वहाँ पर लगभग LKG UKG यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के माध्यम से 3 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं विद्यालय में पहुँचाए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है। तो औपचारिक शिक्षा की बात करें, वास्तविक जो उम्र होती है वो 6 वर्ष की होती है। और मनोवैज्ञानिकों का व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। मनोवैज्ञानिक को नहीं है, ये मनोविज्ञान को है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोविज्ञान है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वाटसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकरण की अवस्था जो है ये किसे कही जाती है। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अनुकरण करते हैं। स्वप्रेम की भावना जो है किस अवस्था में देखने को मिलती है। स्वप्रेम की भावना जो है शैशव अवस्था में देखने को मिलती है। सामाजिकता को मापने की विधि है। तो यहाँ पर बात करें सामाजिकता को मापने की विधि, जिसे हम सोशियोमेट्री या समाज मिति कहते हैं, ये सामाजिकता को मापने की विधि होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण जो है ये किसने किया। तो ये निर्माण किया था यहाँ पर एडलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है। मतलब जन्म के समय जब बच्चे का वजन होता है वो 1 वर्ष में उस बच्चे का वजन कितना हो जाता है। तो बच्चे में जितना वजन होता है जन्म वो 1 वर्ष के में उस बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है उसके जन्म के समय के वजन का। आगे देखें, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का हो जाता है। तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय वजन का 2 गुना लगभग हो जाता है। चलिए जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है कितनी होती है। तो लगभग 20-22 इंच के लगभग में जन्म के समय बालक की लंबाई होती है।
मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो यहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली के जनक है डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की हैं, और ये विधि, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। आगे देखें खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक यहाँ पर रहेंगे हेनरी क्रॉल्डवेल कुक, जो कि खेल पद्धति के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आता है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट जो है ये डाल्टन पद्धति की जनक हैं। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों के अंतर्गत हम सभी प्रकार के बालकों को शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगे, बहरे, अंधे बालक, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, सभी प्रकार के बालक इसमें शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न को। तो प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ 140 से अधिक होता है उन्हें हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो पिछड़ा बालक हम कहते हैं ऐसे बालकों को जिनका बुद्धि लब्धांक या IQ जो होता है वो 90 से कम होता है, तो उन्हें हम पिछड़े बालक के रूप में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें। तो सामान्य बुद्धि का बालक जो होता है उसका IQ कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि बालक का IQ जो होता है 90 से 109 के बीच में होता है सामान्य बुद्धि बालक का IQ। सृजनशील बालक हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसे बालक जो होते हैं सृजनशील होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं, सृजनशील बालक इन्हें कहे जाते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न है सृजनशील बालक का। आगे देखें तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे ये कौन थे? तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जो थे वो थे RV केटल, यहाँ पर उत्तर होगा। वंचित बालक किसे कहते हैं? तो देखिए वंचित बालक हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसे बालक जो जिनमें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त जिनको नहीं हो पाए हैं, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखें तो कुछ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं, या कोई मजदूरों के बच्चे हैं, कोई बाई के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बालक जो हैं ये वंचित बालक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है बाल अपराधी कौन होता है? तो देखिए बाल अपराधी बालक के वे बालक या बाल अपराधी ऐसे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और बाल अपराध बालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो हमारे सामाजिक जो नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, ऐसे बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार को यदि देखें तो जैसे कि चोरी करने वाले बालक आ सकते हैं, स्कूल को फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने वाले बालक आ सकते हैं, मारपीट हिंसा करने वाले बालक हैं, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक हैं। ये सभी जो बालक के प्रकार हैं यहाँ पर श्रेणियाँ जो हैं ये बाल अपराधियों की ही श्रेणियाँ रहेंगी। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम, और ये वजन जो है शिशु की बात की गई है। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क की बात करें तो उसका वजन जो होता है लगभग 1400 ग्राम के करीब में होता है। तो यहाँ पर स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के वजन का मस्तिष्क का वजन होगा 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले जो दांत हैं उनकी संख्या, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या। तो देखिए 2 बार आने वाले दांत नहीं है, ये दूध के दांत की संख्या है, क्योंकि दूध के दांत जो होते हैं वो हमारे 20 होते हैं, है ना। दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या 20 होते हैं, जो कि अस्थायी दांत होते हैं, और बाद में हमारे स्थायी दांत आते हैं जिनकी संख्या होती है 32। तो ये 2 बार नहीं है, ये दूध के आने वाले दांतों की संख्या है जो कि 20 होगी। चलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन देने वाले जो हैं अरस्तु हैं, जिन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ जो है किस अवस्था में होता है? तो निश्चित रूप से बच्चे की जो पहली अवस्था होती है जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, वहीं से बालक का सामाजिकरण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोर अवस्था के लगभग सामाजिकरण बालक का पूर्ण हो जाता है। हालांकि सामाजिकरण जो है वो तो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, हम कहीं ना कहीं समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पर एक पूर्ण रूप से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर बच्चे जो है एक किशोर अवस्था में आ जाने पर समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर है।
आगे देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, बालक के गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बालक जो होते हैं बच्चे, वो बाल्य अवस्था में गिरोह की अवस्था में रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है एक समूह में टोली के रूप में खेलते कूदते फिरते हैं, उसी को यहाँ पर गिरोह की अवस्था कहा गया है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है। तो बालक में नकारात्मक सोच जो है वो देखने को मिलती है किशोर अवस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले जो थे बंडुरा और वाल्टर, इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया। तो यह सिद्धांत देने वाले जो थे ये थे यहाँ पर एरिक्सन, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है। तो प्रायः बालक जो है वो लगभग 1.5 वर्ष की आयु में चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था आदि जो अवस्थाएं हैं ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। और ये कथन किसका है। तो ये कथन देने वाले जो हैं वो हैं वाटसन, जिन्होंने कहा था कि बच्चे में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। प्रथम बाल निर्देशन जो है किसके द्वारा खोला गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है विलियम हिली के निर्देशन में खोला गया है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। तो यहाँ पर हम बात करें अधिवृक्क ग्रंथि जो है, इसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है यहाँ पर होगा रास का। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो अल्फ्रेड बिने जो है ये बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना का भाग है। तो ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये किसका है। संवेगात्मक विकास का एक भाग है यहाँ पर। आगे देखें, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, मतलब यहाँ पर 4 देना चाहिए था, तो यहाँ पर हमने नहीं दिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि निम्न में से कौन सा बोला है। तो यहाँ पर निम्न तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी उत्तर हो सकता है। तो देखिए अभिप्रेरणा यहाँ पर जैसे कुछ दिए हैं और उनमें से एक यहाँ पर अभिप्रेरणा होगा, तो इस प्रकार से ये उत्तर बना है। एक कारक सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है। तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, जो कि एक सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है ये किसने दिया। तो स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे। तो ये निवासी थे, स्पीयरमैन लंदन के निवासी थे। आगे देखें, स्पीयरमैन के पहले किस विषय के प्रोफेसर थे। तो ये स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर ये बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो है किससे बताया। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो है चिंतन से बताया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है ये देने वाले कौन थे। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे एरिक्सन, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो शेष अवस्था जो होती है इसे समायोजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र तो हम देख चुके हैं, ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया। 3 वर्ष से इसकी उम्र होती है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र जो होती है वो 6 वर्ष होती है। और इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औपचारिक शिक्षा हम किसे कहते हैं। तो देखिए औपचारिक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा होती है, संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा होती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घरों में दी जाने वाली शिक्षा होती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती रहती है। तो समाजीकरण की क्रिया जो है जीवन भर चलती रहती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। तो बालक जो है वो 3 माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं हावर्ड गार्डनर हैं, और इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था।
आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था में होती है या कौन सी अवस्था होती है आपस में झगड़ने की भावना? तो यहाँ पर बाल अवस्था में देखते हैं बच्चों में झगड़ने की भावना देखने को मिलती है। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक जो है जीन पियाजे हैं और इनके द्वारा ही स्कीमा के बारे में बताया गया है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के समर्थक थे। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, वो कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो वो अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न आता है, वो कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो उसे हम कहते हैं विद्यालय एवं कक्षा, जो जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इस कथन का जो श्रेय है जिन्होंने कहा है, और ये कहने वाले हैं जीन पियाजे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस के प्रति सचेत होना चाहिए? देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखें, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांशतः बातें खेल के माध्यम से सीखता है, या किस विद्वान ने कहा है? तो ये कथन जो है स्ट्रेग ने कहा है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, और यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होगा। अगला प्रश्न आता है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान के द्वारा की गई? तो ये पहचान देने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, जहाँ पर अनौपचारिक रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 मोस्ट टाइम क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।